हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के टॉप 100 एमसीक्यूज। पीआईबी का मतलब है आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं फॉर अपकमिंग मेंस, एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग पीएम विश्वकर्मा स्कीम। अब पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो थी वो लॉन्च हुई थी आपकी 17 सितंबर 2023 में। पर सितंबर 2024 को क्या हुआ, इसको एक साल कंप्लीट हो गया रनिंग करते हुए। तो उस उपलक्ष्य में एक इवेंट हेल्ड किया गया था, कहां पे? वर्धा, महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन कौन से सही हैं इन विद रिस्पेक्ट टू पीएम विश्वकर्मा स्कीम। अब यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या होती है वो समझते हैं, फिर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत। तो देखो, पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है वो बेसिकली लॉन्च की गई थी ताकि जो हमारी यूथ है उनको कोई भी स्पेसिफिक फील्ड में ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि वो खुद का काम स्टार्ट कर सके, एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद को रोजगार दे सके। इसलिए ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम स्टार्ट की गई थी। इसमें टोटल 18 ट्रेड्स थे। 18 ट्रेड्स, जैसे कि आपका राजमिस्त्री हो गया, नाई हो गया, फिर कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया। ठीक है, तो ऐसे टोटल 18 ट्रेड्स है जिसमें यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो दो तरीके की होगी। एक होगी आपकी बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग में आपको 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और 40 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी होगी आपकी एडवांस ट्रेनिंग, जिसमें आपको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आपको 120 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, फिर जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो आपको हर दिन का एक स्टाइफंड भी मिलेगा। रोज का खर्चा निकालने के लिए आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। वो कितना होगा? 500 रुपीज पर डे। 500 रुपया पर दिन आपको स्टाइफंड भी दिया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अब देखो, जैसे कि समझ लो मैंने नाई का काम सीखना है, ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए होगा? एक कैंची चाहिए होगी, कंघी चाहिए होगी, तभी मैं नाई का काम सीख पाऊंगा। फिर जैसे कि मेरे को लोहार का, ब्लैक स्मिथ का काम सीखना है, तो मेरे को एक हथौड़ा चाहिए होगा, चीजल चाहिए होगी, ठीक है, फिर फाइल चाहिए होगी, तभी मैं एक मतलब इसका लोहार का काम सीख पाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा स्कीम में क्या किया गया, जब भी कोई व्यक्ति ट्रेनिंग करने आएगा, बेसिक ट्रेनिंग से स्टार्ट करेगा, फिर वो एडवांस करेगा। तो जब वो ट्रेनिंग सीखने आएगा, ट्रेनिंग में इनरोल करेगा अपने आप को, तो उसको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। उसको 15,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो अपना बेसिक सामान खरीद सके। जैसे अगर मेरे को नाई का काम सीखना है तो मैं कैंची, फिर कंघी, ये सब वगैरह खरीद सकूं। ठीक है, फिर जैसे मेरे को लोहार का काम सीखना है तो मैं हथौड़ा वगैरह खरीद सकूं। तो 15,000 रुपये का आपको पहले ही, ट्रेनिंग से पहले आपको पैसे दिए जाएंगे ई वाउचर की फॉर्म में, ताकि आप अपना खुद का सामान खरीद सकें जो कि आपका यूज होएगा। फिर यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे बोला गया अगर आप ट्रेनिंग खत्म कर लेते हो और अपना खुद का काम खोलना चाह रहे हो और आपके पास अगर पैसे नहीं है, तो आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। और लोन कितने का होगा? 3 लाख का। 3 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा बैंक से। अब ये आपको मिलेगा दो हिस्सों में। पहला मिलेगा आपको 1 लाख का लोन, ठीक है, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा? 18 महीने में चुकाना पड़ेगा। फिर अगर आपने ये लोन अच्छे से चला दिया 1 लाख वाला, तो आप दूसरे लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। दूसरा लोन मिलेगा आपको 2 लाख रुपए का, और ये आपको 30 महीने के अंदर चुकाना होगा। ठीक है, तो आप 3 लाख का लोन ले सकते हो अंडर दिस स्कीम। और ये जो लोन है ये कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो 8% की लोन सबवेंशन वापस कर देगी आपको। अगर आपने लोन ठीक चलाया, फुलफिल किया, तो जितना भी आपने लोन लिया होगा उसका 8% जो अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट आपको पे बैक कर देगी। ठीक है, 8% का लोन सबवेंशन भी है। और यहाँ पे आपको, जैसे समझ लो मैंने नाई की दुकान खोल ली, मैंने बेसिक ट्रेनिंग ली, एडवांस ट्रेनिंग ली, और मैंने नाई की दुकान खोल ली। अगर मैं अपनी दुकान पे डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करता हूँ, मतलब मैं किसी के बाल काट रहा हूँ और उससे पेमेंट ले रहा हूँ, वो डिजिटली ले रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे गवर्नमेंट और बेनिफिट दे रही है। गवर्नमेंट कह रही है अगर आप क्या कहते हैं, एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो डिजिटल, मतलब आप किसी से पेमेंट ले रहे हो डिजिटली, तो आपको पर ट्रांजेक्शन 1 रुपया दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। 1 रुपया आपको एडिशनल दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और साल में महीने में मैक्सिमम कितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो? ऐसी आप 100, मतलब ट्रांजेक्शन्स तो आप डिजिटली कितनी भी करवा लो कस्टमर से, पर आपको महीने में 100 ट्रांजेक्शन पे ही पैसे मिलेंगे। मतलब 100 रुपया मैक्सिमम आप महीने का कमा सकते हो अलग से डिजिटली ट्रांजेक्शन के थ्रू। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जो आपके, जैसे मैं समझ लो लोहार हूँ, मैंने कुछ अपना सामान बनाया, तो वो मैं कहाँ बेच पाऊंगा? गवर्नमेंट का जैम पोर्टल होता है उस पर भी बेच पाऊंगा। जैम पोर्टल होता है जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है जैसे पीएसयूज है, वो सामान खरीदते हैं उस पोर्टल के थ्रू, तो वहां पे भी मैं अपना सामान बेच पाऊंगा। तो ये था आपका पीएम विश्वकर्मा योजना। तो यहाँ से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं वो देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो आपको एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड मिलता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत है। यहाँ पे आपको 5 लाख का लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, आप 3 लाख के लोन के लिए एलिजिबल होते हो। वो भी आपको दो हिस्सों में मिलते हैं। पहला 1 लाख का,
जिसको आपको 18 महीने में चुकाना होता है, फिर दूसरा मिलता है आपको 2 लाख का, जिसको आपको 30 महीने के अंदर चुकाना होता है, ठीक है। और इस पर इंटरेस्ट कितना होता है 5% का, ये सही है। तीसरा ऑप्शन आपका एकदम सही है, बेसिक ट्रेनिंग मिलती है 5 से 7 दिन की, जिसमें 40 घंटे की ट्रेनिंग होती है, और एडवांस ट्रेनिंग मिलती है आपको 15 दिन की, जिसमें 120 घंटे की ट्रेनिंग होती है, और आपको स्टाइफंड दिया जाता है 500 रुपया पर डे। फिर ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है, आर्टिशियंस जो कि इसमें इनरोल कर रहे हैं, ठीक है, उनको 15,000 रुपए का टूल किट खरीदने के लिए इंसेंटिव मिलता है, वो भी ई वाउचर की फॉर्म में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर ई, ये भी सही है, 8% की लोन सबवेंशन जो है वो गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है अगर आपने अपना लोन प्रॉपर चलाया तो। फिर ऑप्शन नंबर एफ गलत है यहाँ पे 1 रुपया आपको पर डिजिटल ट्रांजेक्शन मिलता है, पर महीने में मैक्सिमम कितनी ट्रांजेक्शन के लिए मिलता है, 100 के लिए, ना कि 200 के लिए, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन आपका एकदम सही है कि आप अपना सामान जैम पोर्टल के थ्रू भी बेच सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका पीएम विश्वकर्मा योजना। अब यहाँ पे एक चीज एडिशनल बोलना चाहूंगा मैं, देखो जैसे यहाँ पे ये वर्धा महाराष्ट्र में ये इवेंट किया गया, कौन सा, जब पीएम विश्वकर्मा को 1 साल हो गया तो उसका इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, वर्धा महाराष्ट्र में। यहाँ पे क्यों करवाया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है MGIRI, ये क्या है आपका महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो कहाँ पे आपका वर्धा महाराष्ट्र में। तो वहां पे आपका ये क्या करवाया गया था, इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था। साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, वो ये है कि कौन सा ऐसा पहला स्टेट या यूटी है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को अप्लाई किया था। तो सबसे पहला स्टेट या यूटी कौन सा है आपका, JNK, जम्मू एंड कश्मीर पहली यूटी है इंडिया में जिसने सबसे पहले, सभी स्टेट और यूटी में से सबसे पहले किसने अप्लाई किया था, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, JNK ने। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कौन से ट्रेड के लिए हुए, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कौन से ट्रेड के लिए हुए। तो सबसे ज्यादा लोगों ने कौन सी ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर किया अपने आप को, राजमिस्त्री, जिसको क्या बोलते हैं हम, मैसन। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, सबसे ज्यादा पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंडर कौन से स्टेट से एनरोलमेंट हुए। तो सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हुए हैं आपके मध्य प्रदेश से, और दूसरे नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। तो पहले आता है मध्य प्रदेश, फिर दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा लोगों ने कौन से स्टेट से एनरोल किया है, तो सबसे ज्यादा लोगों ने मध्य प्रदेश स्टेट के जो लोग हैं उन्होंने सबसे ज्यादा एनरोल किया है पीएम विश्वकर्मा में, 28 लाख कुछ लोगों ने, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारी MSME पॉलिसीज है उसमें रिसेंटली कुछ चेंजेस लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो हमारा MSME सेक्टर है वो और एफिशिएंटली काम कर सके और उसमें और ज़्यादा ग्रोथ हो सके। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन कौन से चेंजेस लाए गए हैं पॉलिसी में और कौन कौन से इसमें गलत है ऑप्शंस, ठीक है। तो इन ऑप्शंस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो हमारा MSME है वो बेसिकली होता क्या आपका, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो पहले इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती थी आपकी, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के ऊपर, कि एक कंपनी को, एक इंटरप्राइजेस को खोलने में इन्वेस्टमेंट कितनी लगी है और वो कंपनी या जो इंटरप्राइजेस है वो साल में कितना टर्नओवर कमा के दे रही है। अगर एक कंपनी को मैक्सिमम पैसे कितने लग रहे हैं खोलने में, 1 करोड़ रुपए तक, अगर एक कंपनी को खोलने में मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ रहा है और साल में मैक्सिमम कितना 5 करोड़ कमा रही है, तो वो आती थी माइक्रो में। वहीं स्मॉल में कितना होता था, 10 करोड़, और ये होता था आपका 50 करोड़। और वही मीडियम में कितना होता था, 50 करोड़, और ये होता था 250 करोड़। अब इसको चेंज कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अब क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन को बढ़ा दिया है। अब आपने अगर एक माइक्रो एंटरप्राइजेस खोलनी है तो आप मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 2.5 करोड़ की। और आपकी माइक्रो जो इंटरप्राइजेस खुल गई उसका मैक्सिमम टर्नओवर कितना हो सकता है, अब 10 करोड़। वैसे यहाँ पे कितना हो गया, 25 करोड़, और यहाँ पे कितना हो गया, 125 करोड़। वहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने, टर्नओवर कितना हो गया, 100 करोड़ का, और यहाँ कितना हो गया, 500 करोड़। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो इन्वेस्टमेंट थी उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इन्वेस्टमेंट को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और वहीं टर्नओवर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जो पहली लिमिट थी उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी नई लिमिट आ जाएगी। वहीं पहले जो लिमिट थी इन्वेस्टमेंट की उसको 2.5 से मल्टीप्लाई, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी न्यू लिमिट आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट को बढ़ा दिया है, और कितने से बढ़ाया है, 2.5 एंड 2 टाइम्स। तो ये आपका एकदम सही है आंसर। सेकंड ऑप्शन है आपका कि जो क्रेडिट गारंटी कवर मिलता था माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को, वो 10 करोड़ मिलता था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 20 करोड़। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रेडिट गारंटी कवर होता क्या है। देखो ये मिलता था सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को। अब इसमें होता क्या है, समझ लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, माइक्रो इंटरप्राइजेस है, नई नई कंपनी है, छोटी सी कंपनी है। मैं बैंक के पास गया 2 करोड़ का लोन लेने के लिए,
पर मेरे पास 2 करोड़ के बदले में कुछ चीज़ गिरवी रखने के लिए नहीं है बैंक के पास, तो बैंक मेरे को लोन क्यों देगा? कल को मेरी कंपनी आज तो प्रॉफिट कमा रही है, कल को अगर दिवालिया हो गई, बिक गई मेरी कंपनी, तो बैंक को तो 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो बैंक मेरे को 2 करोड़ रुपया क्यों देगा? तो यहाँ पे सरकार कहती है कि आप लोन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्रेडिट गारंटी कवर देंगे। क्रेडिट गारंटी कवर देंगे मतलब ये लोन जो अगर बाय चांस के कल को डिफॉल्ट कर जाता है तो इस लोन के पैसे, इस लोन की रीपेमेंट कौन करेगा? हम करेंगे। बदले में क्या करना पड़ेगा? जो लैंडिंग इंस्टीट्यूट है, लैंडिंग इंस्टीट्यूट कौन हो गया आपके? जैसे बैंक हो गया, एनबीएफसीज हो गए, ठीक है, ये सब वो क्या होता है आपके? लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स। बदले में लैंडिंग इंस्टीट्यूट को क्या करना पड़ेगा? हमें प्रीमियम देना पड़ेगा कुछ परसेंट लोन का। अब जैसे कि समझ लो, इसका एग्जांपल बताता हूँ बेस्ट। जैसे हम बाइक इंश्योरेंस करवाते हैं, हम किस लिए करवाते हैं बाइक इंश्योरेंस? कि कल को अगर मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और कुछ नुकसान हो गया तो जो बाइक को ठीक कराने का खर्चा आएगा वो कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी। पर बाय चांस अगर उसको मेरी बाइक का कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता है, तो जो मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहा हूँ हर साल, वो तो कंपनी को चला ही जाएगा। तो वैसा ही कंसेप्ट कुछ यहाँ पे है। जैसे बैंक ने 2 करोड़ का लोन दिया माइक्रो फाइनेंस को, ठीक है, तो बदले में ये सरकार से क्रेडिट गारंटी ले रहा है, तो क्रेडिट गारंटी के बदले में इसको भी कुछ, जैसे समझ लो 2 करोड़ का लोन लिया तो 1% बोलेगी कि सरकार की मेरे को दो, जितना भी लोन आपका बचा हुआ है उसका 1% मेरे को आप एक प्रीमियम के रूप में दो, और अगर बाय चांस ये माइक्रो इंटरप्राइजेस डिफॉल्ट कर गई तो मैं इसका लोन जो है वो रीपे कर दूंगा, ठीक है। और अगर ये माइक्रो इंटरप्राइजेस डिफॉल्ट नहीं कर गई तो ये 1% जो आप मेरे को प्रीमियम दे रहे हो ये तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे बैंक जो है उसके ऊपर होता है, चाहे तो वो 1% ये खुद दे दे, ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर, या तो फिर ये इस जो बोरोवर है ना, ये माइक्रो इंटरप्राइजेस, इससे ले लेता है। कैसे? जैसे समझ लो लोन पड़ रहा होगा इसको, ये 2 करोड़ का लोन पड़ रहा होगा समझ लो 8% पे, तो ये देगा इसको 9% पे। ये 1% जो है वो इसी में इंक्लूड कर देगा, 1% इसी में ऐड कर देगा और इसे 9% पे लोन देगा। तो यहाँ से 8% जो बैंक है वो अपने पास रख लेगा जो इंटरेस्ट आएगा, और 1% सरकार को दे देगा क्रेडिट गारंटी कवर के लिए। तो यहाँ पे क्या था, जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस थे उनको क्रेडिट गारंटी कवर मिलता था अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी कवर मिलता था। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 10 करोड़, ठीक है। ये जो ऑप्शन है बी वाला जिसमें आपको लिखा है 10 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया है, ये किया है आपका स्टार्टअप्स के लिए। ये चीज याद रखना, स्टार्टअप को क्रेडिट गारंटी कवर मिलता था 10 करोड़ का, अब इसको बढ़ा के कर दिया है 20 करोड़ का। पर वहीं अगर मैं माइक्रो एंड स्मॉल की बात करूं तो इनको मिलता था 5 करोड़ का और इसको बढ़ा के कर दिया कितना? 10 करोड़। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है आपका। फिर ऑप्शन नंबर सी भी सही है, जो स्टार्टअप्स है हमारे उनको 1% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, 1% लोन फीस रिडक्शन मिलती है क्योंकि ये 27 प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो एक्सपोर्ट एमएसएमई है, मतलब एमएसएमई जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से बाहर सामान बेच रहे हैं, वो एलिजिबल है कितने का? 20 करोड़ का एनहेंस्ड गारंटी कवर के लिए। कितने का? 20 करोड़ का एनहेंस्ड गारंटी कवर के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ए, सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो एमएसएमई जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर किया हुआ है, जिन्होंने अपने आप को उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर किया गया है, उनको क्या मिल सकेगा? अब क्रेडिट कार्ड मिल सकेगा। वो अब अपनी फर्म के नाम पे क्या ले सकेंगे? क्रेडिट कार्ड। और उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी होगी? 5 लाख की इंस्टेंट, ठीक है। तो वो क्या ले सकेंगे? क्रेडिट कार्ड भी ले सकेंगे। किसके थ्रू? इस एमएसएमई के थ्रू जिन्होंने अपने आप को उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कर रखा है। और साथ ही साथ एक फंड्स ऑफ फंड्स जो है, फंड ऑफ फंड है, वो भी एलोकेट किया गया है कितने का? ₹10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, ताकि जो हमारे स्टार्टअप्स है उनको और ज्यादा सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रिगार्डिंग म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। अब रिसेंटली क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया है। अब देखो जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये भी वैसी ही है, ठीक है। क्रेडिट गारंटी स्कीम में क्या पढ़ा था कि कोई अगर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस 10 करोड़ तक का लोन ले रहा है तो उसकी जो लोन की गारंटी है वो कौन लेता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बदले में क्या होता है, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? एक एनुअल गारंटी फी पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब जो बैंक और लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या कर सकते हैं? या तो वो फी अपने जेब
से दे दें, या कस्टमर से हल्का सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा के वो फीस कस्टमर से वसूल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देंगे। उससे क्या होगा, उनका लोन जो है, जो बैंक जो लोन दे रहा है वो सिक्योर हो जाता है। सिक्योरिटी किसके द्वारा रहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर बाई चांस कल को कस्टमर लोन पे नहीं करता तो हमें पैसे कहाँ से मिल जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब वैसे ही यहाँ पे म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है, क्योंकि क्रेडिट गारंटी स्कीम में क्या किया था, अभी 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया है। पर म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम में क्या है, आप 100 करोड़ तक का लोन लो और वो जो लोन होगा आपका वो कवर होगा अंडर म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। पर इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है। पहला पहला ये है कि जो आपकी एमएसएमई है वो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर होनी चाहिए। देखो उद्यम क्या होता है, बेसिकली जैसे हम व्यक्ति हम जो पर्सन है, एज अ पर्सन हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है, आधार कार्ड होता है। वैसे उद्यम आप समझो जो हमारी इंटरप्राइजेस है ना या कंपनीज हैं, उनका एक तरीके से आधार कार्ड है। उद्यम क्या है, एक तरीके से उनका आधार कार्ड है। ये भी आपका 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है, ये भी 12 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, ठीक है, जो हर और इंटरप्राइजेस को अलग अलग दिया जाता है। तो पहली कंडीशन क्या है, एमएसएमई को उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम लोन कवरेज कितने की मिलेगी आपको, 100 करोड़ की, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है, जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, समझ लो मैं 100 करोड़ का लोन ले रहा हूँ, ठीक है, अपनी कंपनी के लिए, तो मेरे को यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी, 100 करोड़ में से 75 करोड़ जो है वो मेरे को कहाँ लगाने पड़ेंगे, इक्विपमेंट या फिर मशीनरी की परचेज में। मतलब मैं जितने का भी लोन ले रहा हूँ, जितनी भी मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसका 75% खर्चा किस पे होना चाहिए, इक्विपमेंट और मशीनरी की परचेज में। तभी मैं म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर आऊंगा, तभी मेरा लोन जो है वो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर कवर होगा, वरना नहीं होगा। तो मेरे को अपना जितना भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 75% हिस्सा कहाँ खर्च करना है, इक्विपमेंट एंड मशीनरीज की परचेज में, ठीक है। फिर मेरा जो लोन होगा वो मैक्सिमम कितना कवर होगा, 100 करोड़ का कवर होएगा, ठीक है। और यहाँ पे दो चीजें और बोली हैं कि अगर मैं लोन जो ले रहा हूँ वो 50 करोड़ या उससे कम का है, 50 करोड़ या उससे कम का है, तो लोन मिलेगा मेरे को वापस कितना टाइम में करना पड़ेगा, 8 साल में मेरे को वो लोन वापस करना पड़ेगा, जिसमें से मेरे को 2 साल का मॉरेटोरियम मिल सकता है। मॉरेटोरियम क्या होता है, जिसमें आपको कोई किस्त नहीं देनी होती बैंक को, ठीक है। पर वहीं अगर मेरा लोन जो है वो 50 करोड़ से ऊपर का है, 50 करोड़ से ऊपर और मैक्सिमम कितना है, 100 करोड़, तो यहाँ पे बैंक और मेरा आपस का फैसला होगा कि मेरे को ये लोन कितने टाइम के लिए खर्च करना है, मतलब मेरी इनकम कितनी है, मैं इतनी ईएमआई ही दे सकता हूँ, तो उस टाइम से मेरा जो लोन है उसकी ड्यूरेशन एक्सपेंड और कम की जा सकती है, ठीक है। तो 50 करोड़ से कम के लिए फिक्स है 8 साल, पर 50 करोड़ के ऊपर अभी फिक्स नहीं है, वो आपका फ्लेक्सिबल है कि कस्टमर और बैंक दोनों एग्री कर जाए वैसा बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है आपका, जो एमएसएमई है वो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए, उसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो कि कितने डिजिट का होता है, आपके 12 डिजिट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द लोन अमाउंट गारंटीड अंडर स्कीम कैन एक्सीड 100 करोड़। नहीं, आपका मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है इस स्कीम के अंडर जो गारंटी किया जाएगा वो 100 करोड़ है, 100 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया आपका। यहाँ पे बोल रहा है द मिनिमम कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और मशीनरी मस्ट बी एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो ये भी गलत हो गया। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 75%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, लोन ऑफ अप टू 50 करोड़ अंडर द स्कीम हैव रीपेमेंट पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, हमें 8 साल में वापस करना है, और इस पे मॉरेटोरियम मिल सकता है 2 साल का। दो मॉरेटोरियम क्या होता है, जिसमें आपको कोई किस्त नहीं देनी है बैंक को, ठीक है, इंटरेस्ट पे। और फिर लास्ट है ई आपका कि फॉर लोन्स अबव 50 करोड़ रीपेमेंट शेड्यूल एंड मॉरेटोरियम पीरियड और प्रिंसिपल आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी एडजस्ट, तो ये गलत है आपका। ये आपका फिक्स नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये कस्टमर और बैंक मिलकर डील करते हैं कि भाई मैं इतने साल में दे सकता हूँ, मेरी इतनी ईएमआई ही जा सकती है, तो ये फ्लेक्सिबल होता है, ये आपका फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही है। ए एंड डी सही है, बी सी और ई जो है वो गलत है आपके, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और, ये म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम किस लिए बनाएगी, ताकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई है, उनको और ज़्यादा बूस्ट मिल पाए। क्यों, क्योंकि वो लगभग जीडीपी का 17% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, जो भी हमारी जीडीपी है उसका 17% कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आता है, मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई से। तो इसलिए यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई है उनको और बूस्ट मिल सके, इसलिए उनको 100 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी लोन दिया जाएगा अब। और जिसमें पर शर्त क्या है कि 75% खर्चा जो है प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट के परचेज में लगना चाहिए। दूसरी बात, इनका टारगेट ये है कि 17% की कॉन्ट्रीब्यूशन को बढ़ा के कितना कर दिया जाए, 25% कर दिया जाए। अब ये जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है कितने साल के लिए चलेगी, तो ये चलेगी आपकी
या तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है आपकी वो दो ऑप्शन है, या तो वो चलेगी 4 साल के लिए, 4 साल तक ये सेवाएं देगी, ठीक है, जो भी लोन ले रहा है 100 करोड़ का वो इसके अंदर होगा, ठीक है, इस स्कीम के अंडर। तो ये 4 साल के लिए चलेगी, या तो फिर ये गारंटी दे चुकी हो 7 लाख करोड़ की, मतलब इसने 7 लाख करोड़ के लोन जो हो रखे हैं उनकी गारंटी ले रखी हो, या तो तब बंद होएगी या तो फिर 4 साल, इनमें से जो भी जल्दी हो जाए। अगर देखो 4 साल हो गए कंप्लीट और ये 7 लाख वाला टारगेट पूरा नहीं हुआ तो ये 4 साल बाद बंद हो जाएगी, और अगर ये 7 लाख वाला टारगेट समझ लो 1.5 साल में कंप्लीट हो गया तो ये 1.5 साल बाद बंद हो जाएगी म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति 100 करोड़ का लोन लेगा तो वो इस स्कीम के अंडर उसको कोई गारंटी कवर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका ड्यूरेशन कितना है, या तो फिर 4 साल या तो फिर 7 लाख करोड़ की गारंटी दे चुकी होगी तो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग क्रिएट। अब यहाँ पे क्रिएट की फुल फॉर्म क्या है आपकी, सेंटर फॉर रूरल इंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। ये एक सेंटर ओपन किया गया है कहाँ पे, लेह में, और इसकी इनॉग्रेशन किसने किया, हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई श्री जतिन राम मांझी जी ने। अब यहाँ पे ये जो सेंटर खोला गया है ये किस लिए खोला गया है, ताकि जो लेह एरिया में जो हमारे इंटरप्राइजेस हैं माइक्रो एंड स्मॉल, उनको बूस्ट किया जा सके, वहाँ के जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनकी इनकम को डबल किया जा सके, इसलिए ये सेंटर खोला गया। और इसका मेन काम क्या है, जो हमारी पश्मीना शॉल्स जो हैं, पश्मीना शॉल्स हैं उनको और ज़्यादा थ्राइव किया जा सके, साथ ही साथ वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके कि वो ऑयल एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, फिर बायो प्रोसेसिंग ऑफ लोकल फ्रूट्स कैसे कर सकते हैं, इन सब की ट्रेनिंग दी जा सके वहाँ के लोगों को, ताकि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके और वहाँ के जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनकी इनकम को डबल किया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे पश्मीना शॉल की। तो ये जो पश्मीना शॉल है, पश्मीना वूल जो है या शॉल बोल लो, जो पश्मीना शॉल है इसको जीआई टैग मिल रखा है, कहाँ का, कश्मीर का, जीआई टैग फॉर कश्मीर। और ये किस लिए मिला हुआ है, सर्टिफाइड वूल है ये, ठीक है, सर्टिफाइड वूल है जो कि ओरिजिनेट किससे होती है, चैंग टैंगी गोट से। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपकी, चैंग टैंगी गोट्स, इन गोट से ये वूल जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है इस गोट्स का, कैप्रा हिरकस। तो ये चीज भी याद रखिएगा, पश्मीना शॉल के लिए फेमस है ये चीज। और यहाँ पे फिर ऑप्शंस देखते हैं, तो देखो इसका कोई भी टूरिज्म से लेना देना नहीं है, क्रिएट का पश्मीना शॉल से लेना देना है, ठीक है। फिर इसका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है, और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेना देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एंड डी सही है, ए एंड सी गलत है, ठीक है। तो बी एंड डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। पर यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, ये जो क्रिएट है ना, ये किससे इंस्पायर होकर खोला गया है, क्रिएट जो है वो किससे इंस्पायर होकर खोला गया है, तो एक ना रीप है, ये चीज याद रखना, रीप, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, रूरल इंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट। ये आपका सबसे पहले किसके द्वारा चलाया गया था, उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा, उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया गया था। और इसका मेन टारगेट क्या था, जो भी हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं, जो गांव में घर हैं, उनकी इनकम को डबल किया जा सके, उनकी इनकम को डबल किया जा सके, उनको और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके, इसलिए ये रीप प्रोग्राम चलाया गया था उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा। तो उसको देख के ये क्रिएट की फॉर्मेशन हुई है, ये इंस्पायर्ड बाय रीप है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग एमएसएमई टीम स्कीम के ऊपर। अब यहाँ पे टीम की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो है हमारी ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम। इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा, और इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा इंडिया में, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है हमारी एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, एनएसआईसी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। अब ये स्कीम जो है वो लॉन्च किसके अंडर की गई है, ये स्कीम लॉन्च की गई है हमारी जो रैम्प स्कीम लॉन्च की गई थी ना, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी, ठीक है, रैम्प प्रोग्राम। ये एक इनिशिएटिव है, जॉइंट वेंचर है किसका, वर्ल्ड बैंक का और इंडियन गवर्नमेंट का। इसका टोटल बजट आउटलेट कितना है, ₹6062.45 करोड़, जिसमें से 3750 करोड़ जो है वो वर्ल्ड बैंक देगा, और बचे हुए हमारे 2312.45 करोड़ जो है वो इंडियन गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो ये जो रैम्प स्कीम बनाई गई थी बेसिकली किस लिए बनाई गई थी, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसको बूस्ट कर सके, और जो 2019 के बाद डाउनफॉल आया कोविड की वजह से एमएसएमई में, तो उसका रिवाइवल कर सके, उनकी रिकवरी करवा सके एमएसएमई के लिए, इसलिए ये रैम्प स्कीम लॉन्च की गई थी। तो ये जो एमएसएमई टीम इनिशिएटिव है ये भी इसी स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसका काम क्या है, जो हमारे एमएसएमईज हैं उनको बूस्ट करने का, ठीक है, उनकी रिकवरी फास्ट करने का, उनको और ज्यादा हाइट पे लेके जाने का। और ये कैसे करेंगे, इनका
मानना ये है इनका, ये मतलब इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है इस स्कीम के अंडर कि जो हमारे एमएसएमईज हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मीडियम इंटरप्राइजेज, ये क्या करेंगे, ये जो भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसको क्या करेंगे, उसको डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि इनकी मार्केट रीच बढ़ सके। अब समझ लो जैसे मैंने अपने गांव में एक कंपनी खोली है और मैं गांव के लोगों को ही अपना सामान बेचता रहूंगा तो मेरी रीच नहीं बढ़ेगी। क्या पता मेरे गांव से बाहर दिल्ली में मेरे सामान की बहुत ज़्यादा डिमांड हो, पर मेरे को पता ही नहीं क्योंकि मैं अपने गांव में सामान बेच रहा हूँ। तो मेरे को ये क्या करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉमर्स साइट जो होती है जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन होगी, ठीक है, उन सब के थ्रू मतलब क्या करेंगे, मेरे को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जाएगा। और वो प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, जो ओएनडीसी द्वारा बनाया गया होगा। ओएनडीसी क्या है आपका, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो इसके थ्रू मेरे को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाएगा ताकि मेरी मार्केट रीच बढ़ सके, मेरी और जो इनकम है वो इंक्रीज हो सके। तो इनका टारगेट क्या है एमएसएमई टीम का, कि इनिशियली ये 5 लाख एमएसएमईज को माइग्रेट करेंगे डिजिटल कॉमर्स के थ्रू, ठीक है, 5 लाख एमएसएमईज को, जिसमें से 50% क्या होनी चाहिए, विमेन एमएसएमईज होनी चाहिए, वो एमएसएमईज जो कि विमेन द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है। और इसका बजट एलोकेट कितना किया गया है, इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है 277.35 करोड़, 277.35 करोड़ रुपीस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है। एमएसएमई टीम जो है वो किसके अंडर लॉन्च किया गया है, रैंप के अंडर। रैंप जो है वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट का ज्वाइंट वेंचर है, जिसका बजट याद रख लेना 6062.45 करोड़, 6062.45 करोड़ रुपीस का है। अब नेक्स्ट है कि ये जो इनिशिएटिव है इसमें क्या किया जाएगा, एमएसएमई को डिजिटल कॉमर्स के थ्रू, ओएनडीसी के थ्रू रीच किया जाएगा, इनेबल किया जाएगा, उनका एक्सेस दिया जाएगा डिजिटल कॉमर्स का थ्रू ओएनडीसी। तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है आपका कि बजट एलोकेट कितना किया गया है 277.35 करोड़ का, ये भी सही है आपका। फिर और ये जो एमएसएमई टीम है, स्कीम जो है, ये कितने साल के लिए वैलिड रहेगी, ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। ये एक और पॉइंट है, ठीक है, 2025, 26 और 27 3 साल के लिए वैलिड रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसका टारगेट क्या है कि 5 लाख एमएसएमई को करना है और जिसमें से 50% आपकी क्या होनी चाहिए, विमेन ओन्ड एमएसएमई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। पर यहाँ पे गलत क्या बोल दिया इन्होंने, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी ये नहीं है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है आपकी एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होगी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और वही एमएसएमई एलिजिबल होंगी, वो तो जाहिर सी बात है जो उद्यम पे रजिस्टर्ड होंगी, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर जो एफ ऑप्शन है ये भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, पहले तो ओएनडीसी की फुल फॉर्म याद रख लेना, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये प्लेटफॉर्म किसके द्वारा बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये बनाया गया है आपका डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया है ये ओएनडीसी प्लेटफॉर्म। और ओएनडीसी प्लेटफॉर्म क्या करता है, इंटरपोर्टेबिलिटी और बायर सेलर, ठीक है, वही कि आपकी रीच बढ़ा देगा, आपको ज़्यादा, अगर आप बायर हैं तो आपको ज़्यादा सेलर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा देगा, और अगर आप सेलर हैं तो आपको ज़्यादा बायर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जी भी आपका सही है। तो गलत कौन से आपके, एक ऑप्शन नंबर एफ गलत है आपका और एक ऑप्शन नंबर डी गलत है। डी गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का नाम गलत दिया गया है, ठीक है। डी का इतना पार्ट सही है, इतना पार्ट सही है डी का, नीचे वाला गलत है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग यशवनी कैंपेन के रिलेटेड। अब ये कैंपेन आपका कब लॉन्च किया गया था, उद्यमी भारत एमएसएमई डे इवेंट के दौरान। ये कब बनाया गया, 27 जून 2024 को। देखो 27 जून क्या है आपका, इंटरनेशनल एमएसएमई डे भी है, ये बात याद रखिएगा। इंटरनेशनल एमएसएमई डे कब आता है, 27 जून को, ठीक है। अब ये कैंपेन बेसिकली किस लिए लॉन्च किया गया है, जो हमारी वीमेंस है उनकी हिस्सेदारी, उनका आपका परसेंटेज इंक्रीज करने में एमएसएमई के अंडर, मतलब एमएसएमई में वुमेन की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स जो हैं वो अपनी खुद की एमएसएमई इंटरप्राइजेस खोलें, इसलिए ये यशवनी कैंपेन लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए हैं पॉइंट्स, जिसमें हमने पहले डिस्कस कर लिया कि विमेंस के लिए हमने और कौन कौन सी सहायता कर रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विमेंस जो हैं वो एमएसएमई में अपनी खुद की इंटरप्राइजेस खोले। तो देखो पहला ऑप्शन एकदम सही है, यशवनी कैंपेन लॉन्च किया है और इसका टारगेट क्या है, 2029 तक ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स जो है हम मतलब मैन के बराबर ले आए वुमेन्स को एमएसएमई सेक्टर में 2029 तक, ठीक है। और ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका एकदम सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है। यशवनी कैंपेन फोकस किसके ऊपर करता है कि वो कुल मिला के कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको बूस्ट मिल सके, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा विमेंस जो है वो अपनी खुद की एमएसएमई खोलें, इसलिए क्या किया गया है, जो हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में, क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसमें क्या था 5 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया 10 करोड़, उसमें लोन कवरेज किसको मिलती थी, माइक्रो एंड स्मॉल को, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को। अब यहाँ पे देखिए विमेंस के लिए क्या किया गया है, अगर ये माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस विमेन की है तो उनको जो एनुअल गारंटी फीस देनी पड़ती थी ना, जैसे बैंक को क्या करना पड़ता था, बैंक ने समझ लो एक माइक्रो को लोन देना है, माइक्रो इंटरप्राइजेस को 2 करोड़ का लोन देना है, इस पे समझ लो अगर बैंक को 100 रुपये एनुअल फीस देनी पड़ती थी सपोज, पर अगर ये माइक्रो इंटरप्राइजेस अगर किसी विमेन की है तो बैंक को 90 रुपये जो है वो देनी पड़ेगी एनुअल फीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि उसका लोन जो है वो क्रेडिट गारंटी कवरेज में आ जाए। तो मतलब 10 रुपए की 10% की एनुअल कंसेशन मिलती है विमेन इंटरप्राइजेस को अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम। साथ ही साथ विमेन इंटरप्राइजेस की अगर वो जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है वो अगर विमेन की है तो उसको कवरेज भी 90% का मिलेगा। मतलब देखो, जैसे समझ लो 1 करोड़ का लोन लिया है, 1 करोड़ का लोन लिया है समझ लो मैंने लिया है, ठीक है, गौरव ने, और 1 करोड़ का लोन समझ लो आपकी कविता मैम ने लिया है, ठीक है, हम दोनों की माइक्रो इंटरप्राइजेज है, माइक्रो इंटरप्राइजेज है। तो जो मेरा लोन होगा ना, मेरे को 75 लाख का, मेरे लोन पे 75 लाख का कवरेज ही मिलेगा बैंक को। वही मैडम की, कविता मैडम की जो लोन होगा 1 करोड़ का, उस पे 90 लाख का कवरेज मिलेगा। मतलब कल को अगर कविता मैडम अपना 1 करोड़ का लोन नहीं भरती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90 लाख रुपए देगी बैंक को इस लोन के बदले में, और मेरे 1 करोड़ के लोन के बदले में 75 लाख रुपए देगी बैंक को। मतलब विमेंस के जो विमेंस इंटरप्राइजेज जो है, जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज विमेन की हैं, उनको कवरेज भी ज़्यादा मिलती है अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम। क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर ये नहीं होता कि अगर मैंने 2 करोड़ का लोन लिया है तो मेरा पूरा का पूरा लोन कवर होता है ना, 75% होता है जनरल केसेस में, पर विमेंस के लिए, ठीक है, फिर SC ST कैटेगरीज होगी, एक्स सर्विसमैन हो गए, हैंडीकैप हो गए, उनके लिए अलग अलग कवरेज होता है। तो विमेंस के लिए कितना है, 90% का कवरेज है, उनका 90% जो लोन है वो कवर होगा अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम। और यहाँ पे मतलब ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन ई भी सही है, गलत कौन सा है, ऑप्शन एफ, क्योंकि यशवी कैंपेन जो है वो मेल के लिए नहीं किया गया है, फीमेल के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका यशविनी कैंपेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग पीएमईजीपी। पीएमईजीपी क्या है, आपका प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने एक डाटा लॉन्च किया है फॉर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और इसके तहत फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें, देखो फाइनेंशियल ईयर आपका वैसे खत्म होएगा 31/03/2025 को, पर ये डाटा आपका कब तक का है, 24/12/2024 का। तो इसके मुताबिक लगभग 58,028 न्यू माइक्रो इंटरप्राइजेस को मार्जिन मर्जिन सब्सिडी मिल चुकी है, कितने की, 2018.97 करोड़ की, जिसकी वजह से टोटल कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, 4.6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। तो देखो इस डाटा में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, क्वेश्चन आने के चांसेस आपके पीएमईजीपी में से ही है। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से आपका क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, देखो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आपका लॉन्च हुआ था ईयर 2008 में, और ये 2 स्कीम्स को जोड़ के बना था। कौन कौन सी, एक थी आपकी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, और दूसरी थी आपकी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इन दोनों को मर्ज करके 2008 में बनाया गया था आपका प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब ये आपका 2021 में क्या है, इसको मिल गई एक्सटेंशन 5 साल की, मतलब ये वैलिड रहेगा आपका 2026 तक। और टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है इसके लिए, 13,554.42 करोड़ रुपीस का। और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, तो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है आपकी KYIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। अब यहाँ पे होगा क्या, सपोज एज ए व्यक्ति, मतलब एज अ पर्सन आपने अपनी खुद की कंपनी खोलनी है, खुद की फैक्ट्री खोलनी है, तो आपको लोन दिया जाएगा। अगर आप फैक्ट्री खोल रहे हो मैन्युफैक्चरिंग में, अगर आप फैक्ट्री खोल रहे हो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कि आप कुछ सामान मैन्युफैक्चर करोगे, तो आपको 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा। और वहीं अगर आप अपनी फैक्ट्री खोल रहे हो सर्विस फील्ड में, तो आपको 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या फायदे हैं इसके वो देखते हैं। देखो इस जो लोन मिलेगा आपको, इसमें आपकी 2 बातें हैं, एक आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी, इसमें आपको कितना अपफ्रंट पैसा देना पड़ेगा, दूसरा सरकार आपको सब्सिडी कितनी देगी।
सरकार सब्सिडी आपको दो रूप में देगी, अगर आप अर्बन एरिया में खोलते हो तो अलग और रूरल एरिया में खोलते हो तो अलग। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और बात है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, जनरल कैटेगरी में आते हो या फिर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हो। अब ये स्पेशल कैटेगरी से क्या मतलब है, इसमें आ जाते हैं आपके सारे, जैसे कि SC ST, फिर आ जाएंगे आपके एक्स सर्विसमैन, फिर आ जाएंगे आपकी वीमेंस आ जाएंगी, फिर आपके हैंडीकैप्स आ जाएंगे, PWD वाले। ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, स्पेशल कैटेगरी में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी कंपनी खोल रहे हो तो आपको 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा, और सर्विस सेक्टर में खोल रहे हो तो 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, आपको खुद का भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जनरल के लिए क्या है, 10% का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, स्पेशल वालों को 5% का कंट्रीब्यूशन। और सरकार की तरफ से सब्सिडी कितनी मिलेगी आपको, जनरल वालों को मिलेगी अगर वो अर्बन में खोल रहे हैं तो 15% की, और रूरल में खोल रहे हैं तो 25% की। और यहाँ पे अगर स्पेशल की बात करूँ तो स्पेशल वालों को मिलेगी 25% के लिए फॉर अर्बन एंड 35% फॉर रूरल। अब इसका मतलब क्या है, इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक व्यक्ति है, उसने 100 रुपये का लोन लेना है। ठीक है, वो 100 रुपये का लोन लेना है फॉर सेटिंग अप हिज फैक्ट्री इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो उसको 10 रुपये, अगर वो जनरल है तो 10 रुपये उसको अपनी तरफ से पहले देने पड़ेंगे, और उसको 90 रुपये का लोन मिल जाएगा बैंक से। ठीक है, जनरल है तो उसको 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, मतलब 10 रुपये उसको अपनी जेब से देने पड़ेंगे, 90 रुपये का उसका लोन मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर वो उस लोन को प्रॉपर चलाता रहता है, प्रॉपर फिल करता रहता है, EMI वापस टाइम टू टाइम देता रहता है, तो सरकार इसको सब्सिडी देगी। अगर इसने 100 रुपये का लोन लिया है और इसने अपनी दुकान जो है वो अर्बन, अपनी फैक्ट्री जो है वो अर्बन एरिया में खोली है, तो 15 रुपये जो है वो सरकार इसको सब्सिडी के रूप में इसको क्रेडिट कर देगी बोरोवर को, जिसने लोन लिया है। कस्टमर जो बोरोवर है, जिसने कंपनी खोलनी है, उसने, जिसने 100 रुपये का लोन लिया है, ठीक है, जिसने 10 रुपये अपनी जेब से लगाया है, अगर वो 100 रुपये के लोन को प्रॉपर चलाता रहेगा, ठीक है, तो 15 रुपये जो हैं वो क्या है, सरकार उसको दे देगी अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में कितना दे देगी, 25 रुपये। वैसे ही यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन है, 5% का फॉर स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसके कंट्रीब्यूशन की। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर सपोज एक व्यक्ति ने 50 लाख तक का लोन लिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और उसने उस लोन को प्रॉपर चलाया, ठीक है, उसको प्रॉपर रीपे कर दिया, तो अगली बार वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 1 करोड़ के लोन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मतलब जैसे राहुल है, राहुल ने 50 लाख का लोन लिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक कंपनी खोलने के लिए। अब उसने उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का खोला, उसका काम किया, ठीक है, उसकी अच्छी प्रोडक्टिविटी चलती रही, और उसने वो 50 लाख का लोन भी टाइम पे रीपे कर दिया। अब उसको और बड़ी कंपनी थोड़ी और फैलानी है, तो वो 1 करोड़ तक के लोन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और वहीं सर्विस सेक्टर वाले 25 लाख के लिए। मतलब पहली बारी में आपको 50 लाख और 20 लाख मिलेगा, इसको आप ढंग से चलाओगे, रीपे करोगे, तो अगली बारी आप मैन्युफैक्चरिंग में 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, और सर्विस में 25 लाख तक का लोन ले सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स इसमें। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस देखते हैं हम। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है, जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है वो दो को मिला के बना है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इन दोनों को मिला के बना है, और ये कब लॉन्च हुआ था, 2008 में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी आपका एकदम सही है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मैक्सिमम कितने का लोन मिलता है, 50 लाख का, और आपको सर्विस सेक्टर के लिए कितने का मिलता है, 20 लाख का। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि देखो जनरल कैटेगरी वालों को कंट्रीब्यूशन कितने का करना पड़ता है, 10% का, पर उनको सब्सिडी कितने की मिलती है, अर्बन में 15% की और रूरल में 25% की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि स्पेशल कैटेगरी वालों को कितनी करनी पड़ती है अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन, 5% की, और इनको सब्सिडी कितनी मिलती है, 25% अर्बन एरिया में और 35% रूरल एरिया में। ठीक है, और जो अगर आप एक बार लोन ले लो, उसको अगर आपने रीपे कर दिया तो सेकंड टाइम आप एलिजिबल हो जाते हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 करोड़ तक के लोन के लिए, और बिजनेस के सर्विस सेक्टर के लिए 25 लाख के लोन के लिए। तो यहाँ पे एक चीज और है, एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन कौन व्यक्ति इसके अंडर लोन ले सकता है। वो हर व्यक्ति जो 18+ है वो इसके अंडर लोन ले सकता है। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको लोन लेना है तो आपकी एज 18+ होनी चाहिए। पर यहाँ पे एक क्राइटेरिया है बस, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में लोन लेना है 10 लाख और उससे ऊपर का, या फिर सर्विस में आपको लोन लेना है 5 लाख और उससे ऊपर का, तो आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 पास होनी चाहिए। आप 8वीं क्लास पास होने चाहिए, तब आपको 10 लाख से ऊपर का लोन मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग में, और 5 लाख से ऊपर का मिलेगा सर्विस में। अगर उससे नीचे का लेना है तो आप 8वीं पास ना भी हो तो भी मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब यहाँ से हमारे थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं और वो जल्दी डिस्कस हो जाएंगे, उसमें इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा, सिंपल वन लाइनर टाइप है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग एमओयूज, जो कि साइन किए हैं किसने, एनएसआईसी ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने डिफरेंट कंट्रीज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एनएसआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। देखो एनएसआईसी का बेसिक काम क्या होता है, जैसे कोई एमएसएमई है, उसको रॉ मटेरियल लेना है, तो ये उसको रॉ मटेरियल का क्रेडिट सपोर्ट करवाती है, कि उसको रॉ मटेरियल खरीदने में क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। क्रेडिट मतलब लोन के रूप में पैसे उधार देती है कि आप रॉ मटेरियल परचेज कीजिए, कोई बात नहीं, जब आप उसको बेच लोगे तो हमारे पैसे वापस कर देना। इसका बेसिक काम ये होता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का। ठीक है, ये एक पीएसयू है, इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज़्यादा है, और इसने रिसेंटली क्या किया है, 37.97 करोड़ का डिविडेंड पे किया है किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि गवर्नमेंट के भी शेयर्स हैं इसमें, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज़्यादा है इसमें, 50% से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन एकदम सही है आपका। जो एनएसआईसी है, इसने क्या किया है, एमओयू साइन किया है किसके साथ, एमआईएनटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ये है आपकी रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान की मिनिस्ट्री है। ठीक है, उसके साथ एमओयू साइन किया किसने, एनएसआईसी ने, फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एमएसएमई, कि एमएसएमई को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, वही सब बातें। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी आपका एकदम सही है। एनएसआईसी ने एक और एमओयू साइन किया किसके साथ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इजिप्ट के साथ। ठीक है, तो इसके साथ भी एमओयू साइन किया है। तीसरा एमओयू जो साइन किया है, ये किया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने, ये एनएसआईसी ने नहीं किया, ये बात याद रखना। देखो, ये पहला वाला और दूसरा वाला साइन किया किसने, एनएसआईसी ने। जो तीसरा वाला एमओयू है, ये किसने साइन किया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने साइन किया है। ठीक है, किसके साथ, यूनाइटेड स्टेट्स स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और इसके साथ इन्होंने एक वेबिनार भी होस्ट किया। ठीक है, इसके साथ इन्होंने वेबिनार भी होस्ट किया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आपका गलत है, क्योंकि ये जो तजाकिस्तान और इजिप्ट वाला एमओयू साइन किया गया है, ये सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए नहीं साइन किया गया, सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए नहीं साइन किया गया है, ये आपकी मतलब एक आर&डी के लिए, कि आपको एमएसएमई को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उनकी और ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, इन सब मैटर्स पे डिस्कशन के लिए साइन किया गया है ये एमओयू, ना कि सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, पर सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, और भी काम किए जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग कैंपेन 4.0 के रिगार्डिंग। अब मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने रिसेंटली एक कैंपेन 4.0 लॉन्च किया था, और इसका मेन काम क्या था, एक तो क्लीनिनेस के ऊपर जोर देना, स्वच्छता अभियान के ऊपर जोर देना, दूसरा जो पेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना, जो फालतू का पेपर वर्क पड़ा हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको एग्जिट करना, जगह खाली करने का। ठीक है, ये काम था, ये स्पेशल कैंपेन 4.0 का मेन काम ये था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही है, ये चारों के चारों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, इसमें से देखो, इन पे डाटा के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आ सकता है कैंपेन 4.0 जो है वो किसके रिगार्डिंग था। तो इसका मेन काम क्या था, रिडक्शन करना पेंडेंसी का और स्वच्छता अभियान। इसमें इन्होंने आम लोगों से भी हेल्प ली, स्वच्छता के लिए आम लोगों से भी हेल्प ली है। और ये कब से कब चला था, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, एमएसएमई ने एक एमएसएमई पवेलियन भी चालू किया, एमएसएमई पवेलियन, और ये कहाँ चालू किया, न्यू दिल्ली में। कब, जब 43rd आपका इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा था, उस टाइम ये एमएसएमई पवेलियन भी चालू किया, और इसकी थीम क्या थी, ग्रीन एमएसएमई, ग्रीन एमएसएमई। देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना जो आज के टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे हमने फोकस किया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को। फिर अगले जो वीडियो होगी उसमें हम दूसरी मिनिस्ट्री को फोकस करेंगे, ऐसे आपके टॉप 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। ठीक है, ये सिंपल वन लाइन के क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे आपका पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एसबीआई क्लर्क एंड पीओ, जो आपका रहेगा तो वो रहेगा आपका मार्च मंथ का, थोड़ा बहुत वो एक अलग से वीडियो में हम सारा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन, ये मतलब इस चारों ऑप्शन सही हैं, बस ये मैं पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्या क्या आप डिस्कस कर सको। तो यहाँ पे देखिए, चैंपियन पोर्टल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्च हुआ था आपका 1 जून 2020 को। देखो, ये
न्यूज़ पुरानी है, ये नई कैसे बनती है, क्योंकि अभी आपका रिसेंटली डाटा आया है कि चैंपियन पोर्टल में टोटल इतनी कंप्लेंट्स आई थी और उसमें से इतने को सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। तो अब ये इस डाटा के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे देखो अभी चैंपियन पोर्टल जो था वो न्यूज़ में था, तो उठा के पिछला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको कवर कर रहे हैं। तो जो चैंपियन पोर्टल था वो आपका लॉन्च हुआ था 1 जून 2020 को, और ये किस लिए लॉन्च किया गया था, जो भी एमएसएमई सेक्टर्स हैं, ठीक है, एमएसएमई इंटरप्राइजेस हैं, उनको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है कि कोई बैंक उनको लोन नहीं दे रहा है, ठीक है, अगर उन्होंने मतलब बाकी सारा प्रोसेस सेम कर रखा है, फिर भी अगर कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है या कुछ और दिक्कत है, ऐसा नहीं कि आप पहले से ही विलफुल डिफॉल्टर रह चुके हो या आप कभी एनपीए रह चुके हो और फिर बैंक लोन नहीं दे रहा है और फिर आप कंप्लेन कर रहे हो, वैसी बात नहीं है। अगर आप सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, फिर भी कोई जैसे होता है कभी कभी नहीं देना चाहता, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और आपको लोन नहीं दे रहा है, कुछ भी शिकायत है आपकी एमएसएमई से रिलेटेड, वो आप इस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हो, चैंपियंस पोर्टल पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि इंडिया ने 4th मीटिंग अटेंड की है, किसकी, इंडिया जापान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की, और ये कहाँ हुई है, हेल्ड उद्योग भवन में, न्यू दिल्ली में। अब इसका मेन फोकस क्या है कि इंडिया वाले क्या करेंगे, जो अपने टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, लर्निंग सेंटर्स हैं, उसमें 5S और काइजन मेथड जो कि जापान के प्रोग्राम्स हैं, उनका यूज़ करके अपने एमएसएमई जो एमएसएमई इंटरप्राइजेस वाले हैं उनको और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे और उनको इन मेथड से यूज टू करवाएंगे, किससे, काइजन से एंड 5S मेथड से। फिर रीटा जो लुइस जो कि क्या है, चेयरपर्सन एंड प्रेसिडेंट है एक्सिम बैंक की यूनाइटेड स्टेट्स, वो मिली हमारी सेक्रेटरी के साथ, और इनका भी मेन मोटिव क्या था, इनका मेन फोकस एरिया था कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, विमेन एमएसएमईज वाले हैं, उनको और ज़्यादा फोकस करना, साथ ही साथ जो पहली बार एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जैसे मैंने आज अपना कोई बिजनेस खोला, ठीक है, मैं इंडिया में चलाता रहा, अब मेरे को बाहर पहली बार एक्सपोर्ट करना है, तो मेन फोकस क्या है इनका, विमेंस और जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा 3rd इंडिया ताइवान एसएमई ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कंडक्ट हुई, ठीक है, और ये कब चली आपकी, अक्टूबर में 2 से 4 अक्टूबर तक, और इनका भी मेन एरिया क्या था कि वही एमएसएमई को कैसे बूस्ट किया जा सके। अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन है जो आपके एक्स्ट्रा बन सकते हैं, वो पहला कि सबसे ज्यादा, देखो हर जगह विमेन विमेन की बात हो रही है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है सबसे ज्यादा विमेन एमएसएमई कौन से स्टेट में है, सबसे ज्यादा विमेन एमएसएमई कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में विमेन परसेंटेज है। अब देखो ना, दोनों क्वेश्चन को अलग अलग मतलब समझना है। विमेन एमएसएमई सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में, और परसेंटेज वाइज पूछा जाए विमेन की, ठीक है, एमएसएमई की कौन से स्टेट में, तो वो है आपका त्रिपुरा। अब इन दोनों का फर्क क्या है, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे समझ लो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, इसमें है 70 वुमेन एमएसएमई, ठीक है, 70 वुमेन एमएसएमई है, 70 क्या 80 रख लो, कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा, 80, ठीक है। और वहीं अगर मैं त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ, त्रिपुरा, इसमें समझ लो मैं ऐसे रैंडम नंबर से आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। त्रिपुरा में समझ लो आपके हैं 50 एमएसएमई, विमेन एमएसएमई, ठीक है, विमेन एमएसएमई। तो सबसे ज्यादा किसमें हुए, महाराष्ट्र में, तो वही मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा विमेन एमएसएमई किसमें हुए, महाराष्ट्र में। पर परसेंटेज वाइज कैसे बोल रहा हूँ, समझ लो महाराष्ट्र में टोटल एमएसएमईज हैं 200, जिसमें से 80 जो है विमेन एमएसएमई है, तो परसेंटेज कितनी हुई, 40% की। वहीं अगर मैं त्रिपुरा में बात करूं तो त्रिपुरा में समझ लो टोटल 100 एमएसएमई है, जिसमें से 50 जो है वो त्रिपुरा में है विमेन की, तो इनकी परसेंटेज कितनी हुई, 50। तो ऐसे परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसमें है, त्रिपुरा में, और ये है लगभग 66%। मतलब अगर त्रिपुरा में 100 एमएसएमई है तो उसमें से 66 जो है वो विमेन एमएसएमई है, तो इसलिए परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा किसमें, त्रिपुरा में, और विमेन अगर नंबर वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसमें, महाराष्ट्र में, विमेन एमएसएमई। तो ये था आपका पूरा का पूरा एमएसएमई मिनिस्ट्री के ऊपर लेक्चर। जल्दी आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।